नमस्ते, स्वागत है आप सभी का ग्रेट मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको ज्ञात है कि ग्रेट मंत्रा प्लेटफॉर्म ने युवा संवाद कार्यक्रम चालू किया है, उसी श्रृंखला में आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं मोहित शर्मा, जो सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हैं। उन्हीं से जानेंगे उनके बारे में। मोहित शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ऑडियंस ये जानना चाहेगी कि आप इस क्षेत्र में आए, ये आप कैसे करके आए, कहाँ कहाँ पे आपके लिए दिक्कतें आई, किन लोगों ने आपको सपोर्ट किया, थोड़ा जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जनपद बरेली का निवासी हूँ। शुरू से ही जो मेरी शिक्षा है और जो शिक्षण कार्य का जो क्षेत्र है वो मेरा बरेली जनपद रहा है, जिसमें मैंने जो अपना 12वां है 12th है जय नारायण सरस्वती विद्या मंदिर से किया है। उसके बाद ग्रेजुएशन बरेली कॉलेज बरेली से। उसके बाद परास्नातक पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने अपना जो हिलखंड यूनिवर्सिटी कैंपस से किया है। तो जैसे कि आपने बताया दर्शकों को कि राष्ट्रपति पुरस्कार से मैं सम्मानित हो चुका हूँ। तो राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित होने की यात्रा मेरी काफ़ी लंबी रही है। विगत 6-7 वर्षों में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय सेवा योजना और नेहरू युवा केंद्र, यह 2 जो है संस्थाएं संचालित की जाती हैं, जो छात्रों को राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से समाज के हित में कार्य करने के लिए अग्रसर करती हैं और समाज से जुड़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती हैं। तो मैंने भी अपने पढ़ाई और अध्ययन के साथ साथ सामाजिक क्षेत्रों में अपना जो है कार्य किया और विगत 6-7 वर्षों में मैंने कई योजनाएं जो है गांव लेवल पर जो लोगों को नहीं प्राप्त हो रही थी उन लोगों तक पहुंचाकर उनको उनका लाभ दिलाकर, और जो ऐसे कि जितने भी हमारे बीच में कार्य होते हैं, जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी और प्रशासनिक के जो कार्य होते हैं उनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना और रक्तदान, पौधारोपण, कोरोना में जो है लोगों की मदद करना, ये सभी कार्य जो है मेरे विगत 6-7 वर्षों से कार्यों में मेरे गिनती की गई। और मेरे इन्हीं सभी कार्यों को देखते हुए युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय के द्वारा मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए एनएसएस के सर्वोच्च पुरस्कार, जो पूरे देश से सिर्फ 30 बच्चों को दिया जाता है, उसमें उत्तर प्रदेश से सिर्फ मेरा चयन किया गया और विगत 2022 में सितंबर में मुझे राष्ट्रपति भवन में दरबार हॉल में आपके लिए मुझे सम्मानित किया गया। धन्यवाद। आपको मैं क्या करके संबोधित करूँ, एक छात्र, एक समाज सेवी या युवाओं के प्रेरणा स्रोत या कुछ और? देखिए, इसके लिए तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मैं एक छात्र हूँ जो हमेशा किसी भी व्यक्ति या समाज के किसी भी जो आपका व्यक्ति है या जो समाज में प्रतिष्ठित लोग हैं उनसे सीखने का प्रयास करता हूँ। तो इस हिसाब से तो मैं एक छात्र हूँ, लेकिन छात्र होने के साथ साथ जब मैं वो चीज़ें सीखता हूँ और उसको समाज के लिए, जब मैं उसको समाज के बेटरमेंट या समाज की बेहतरी के लिए उस अपने सीखे हुए कार्यों में लाता हूँ, तो मैं एक समाज सेवी कहलाया। और समाज सेवी जब कहलाते हैं आप, तो जब आपको कुछ उपलब्धि प्राप्त होती है, जैसे मुझे अभी राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो जब मुझे उपलब्धि प्राप्त हुई तो कई युवा जो है मेरे अनुसरण कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि मैं युवाओं का प्रेरणा स्रोत भी हूँ। तो तीनों ही चीज़ें आप जो जिस चीज़ से आप संबोधित करना चाहें वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन सबसे पहले मैं छात्र हूँ, उसके बाद मैं एक समाज सेवी हूँ, उसके बाद प्रेरणा स्रोत। जी, छात्र जीवन में व्यक्ति पढ़ाई भी करता है, कुछ घर की जिम्मेदारियां भी होती हैं, इसके साथ साथ समाज सेवा, आपने ये तीनों चीज़ें कैसे हैंडल की? देखिए, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो कहते हैं ना कि जब आप किसी भी चीज़ को दिल से करना चाहें तो आप सारी चीज़ों का मैनेजमेंट भी आप अपने हिसाब से करते हैं। जैसे छात्र जीवन है, छात्र जीवन में आप पढ़ाई के लिए एक अलग समय देते हैं, उसके साथ साथ जब आपको अगर समाज के लिए कुछ करने का एक जज्बा होता है तो समाज के लिए भी आप थोड़ा समय निकालते हैं। चाहे आप एक दिन में 1 घंटा ही निकालें, चाहे आप एक सप्ताह में 1 घंटा निकालें, तो बात वही रहती है, लेकिन आपको अपने मैनेजमेंट करना होता है। और पारिवारिक का जो आप मेरे से पूछ रहे हैं, तो पारिवारिक की तरफ से मेरे को परेशानियां तो हुई थी, क्योंकि शुरू में जब आप समाज के लिए कोई कार्य करने को चलते हैं तो आपके पास ना तो इतने संसाधन होते हैं, ना ही आपके पास इतना साथ होता है किसी का कि जो आपके मित्रगण होते हैं वो भी आपकी एक अवहेलना करते हैं, आपके लिए टोंट मारते हैं कि ये क्या करता रहता है। लेकिन जब आप एक उपलब्धि और एक आपको कुछ प्राप्त होता है तो वही जो आपके विरोध में खड़े होते हैं, आपके लिए बुरा भला कहते हैं, वही आपका साथ खड़े होते हैं और वही आपके लिए हमेशा दूसरे लोगों को बताते हैं कि ये मेरा मित्र है। तो बड़े ही खुशी की बात होती है। तो अपना कार्य, अपना मैनेजमेंट से सभी कार्य संभव हैं, ये एक मैनेजमेंट के ऊपर है। जी, आप बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी सबसे ज़्यादा प्रेम प्रसंग में लिप्त है, युवाओं को अपने भविष्य की चिंता बिल्कुल नहीं है। और ये जो जिस आप एज में हैं, जिस आयु में हैं, सबसे ज़्यादा व्यक्ति विपरीत लिंग के प्रति अट्रैक्ट होता है, आकर्षित होता है।
तो यहाँ पर अपनी इंद्रियों को किस तरीक़ा से व्यक्ति कंट्रोल कर सकता है? देखिए, जो हमारे पुराने लोग हैं या जो हमारे जो भविष्य निर्माता हैं वो युवा ही है जी। और जो भारत है, भारत युवाओं का देश है। बिल्कुल। तो भारत में जब युवा किसी भी कार्य को करने को चलता है तो उसके प्रति बिल्कुल अपने आप को एक समर्पित कर देता है। चाहे आप प्रेम प्रसंग ले लीजिए, चाहे आप देश की सेवा के लिए ले लीजिए, चाहे आप समाज सेवा के लिए ले लीजिए। अब जैसे मैं हूँ, मैंने समाज सेवा को पहले चुना। प्रेम नहीं, प्रेम जो है मेरा बाद में था। पहले मेरा था समाज सेवा, उसके बाद अपने लक्ष्य की प्राप्ति की, जो मैंने जो लक्ष्य अपने निर्धारित कर रखा है उस लक्ष्य को प्राप्त करूं, उस लक्ष्य के प्रति मेरा प्रेम था। प्रेम प्रसंग है लेकिन उस लक्ष्य के प्रति है, समाज के प्रति है। लेकिन उसके बाद अगर कहीं थोड़ी भी जगह बचती है, किसी विपरीत लिंग या आप जो भी कहें उसके प्रति अगर मैं आकर्षित होता भी हूँ तो वह साथी हमारा ऐसा होना चाहिए जो आपके भावनाओं को समझे। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे आजकल के आप बता रहे हैं, आजकल के जो आप जोड़े देख रहे हैं उन्हीं के लिए आपने देखते हुए आपने ये सवाल किया है। तो आप अपने जो साथी है उस पर ऐसे साथी को आप चयन करें जो आपके हर कार्य में साथ दे, आपके कदम से कदम मिलाए और वो साथी आपको पूरा जीवन भर आपका साथ निभाए। ऐसे साथी को चुनिए। हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। हर व्यक्ति संसार में ऐसा लगता है कि वो सही है, अच्छा है, उसकी वाणी इतनी मधुर होगी, लेकिन वो पीछे से तलवार लिए खड़ा है आपके भौंकने के लिए। आप कैसे ये चीज़ जज कर सकते हैं? देखिए, इसके बारे में तो मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि कोई भी इंसान, किसी भी जो इंसान अगर किसी प्रकृति की ओर है, जैसे मैं हूँ या आप हैं, आप जब प्रकृति की ओर बढ़ते हैं, आपकी जब प्रोग्रेस होती है तो आपके हज़ारों दुश्मन तैयार होते हैं जी। लेकिन वह दुश्मन आपके सामने ऐसे रिएक्ट करेंगे, आपके सामने ऐसे दिखाएंगे कि वह आपके माता पिता से भी बढ़कर आपके लिए हैं। लेकिन हमको सभी का जो है सम्मान करना चाहिए। सभी को अपने, जैसे मेरे सामने अगर कोई मेरे को बुरा भला भी कहता है, पहले एग्रेसिव था 6-7 साल पहले, जब मैं छोटा था, इतनी समझ नहीं थी, तो मैं अपने क्रोध पे आपन नहीं रख पाता था, तो मैं जो है उनको जवाब भी देता था। लेकिन आज क्या है, आज अगर मेरे को कोई भला बुरा कहता भी है तो मैं उसको उसकी वाणी में जवाब नहीं देता हूँ, उसको अपने विचारों के माध्यम से उसके विचार चेंज करता हूँ। जी बिल्कुल। अपने व्यवहार के माध्यम से उसके विचार 4-5 दिन में, अगर वो मेरे साथ रह रहा है 4-5 दिन तक, तो 4-5 दिन में अपने आप वो मेरे से तू से भाई पे आ जाता है। पहले तू तड़ाक करता है पहले दिन, लेकिन जब चौथे 5वें दिन उसको मेरे व्यवहार अच्छा लगता है, उसको लगता है कि हाँ ये चीज़ कोई है, कि इस व्यक्ति का व्यक्तित्व उच्च है, तो वह अपने आप ही आप करके, भाई करके संबोधित करता है, आपको अपना आइडियल मानता है। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि विचार, नेगेटिव विचार, और आपके आसपास सभी लोग बुरे आपके लिए हैं, लेकिन वह आपके सामने कितना भी अच्छा बनने का प्रयास करें, लेकिन आपको सबके प्रति अच्छा व्यवहार रखना है। इस बात के लिए मैं यूँ कह सकता हूँ कि सबसे पहले हमें खुद को समझना होगा, खुद को सही होना होगा। ज़माने को सुधारने से पहले हमें खुद को, अपने आप को बदलना होगा। अच्छा, व्यक्ति, सोनू शर्मा कहते हैं कि जब व्यक्ति किसी बड़े लक्ष्य की तैयारी करता है तो सबसे पहला टकराव उसका प्रकृति से होता है। इस बात को आप कहाँ तक डिफाइन करेंगे? इसका तो आप जैसे अभी बताया, जैसे ये उसी का एक आपका वो है प्रश्न, दूसरा रूप है कि प्रकृति में लोग भी शामिल हैं। जी। अब लोग तो भांति भांति प्रकार के होते हैं, वह आपके किस प्रकार से आपको ट्रीट करते हैं वह उनके ऊपर है, लेकिन हमें अपना ही जो है व्यवहार रखना है, अपने आप को उनके प्रति, प्रकृति जो है प्रकृति के हिसाब से अपने आप को ढालना है और प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर चलना है। कोई व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है, वो अपना टारगेट बनाता है, अपना लक्ष्य बनाता है, अपना एम बनाता है, उस व्यक्ति में फिर बदलाव भी आते हैं। वो अपना शत्रु और मित्र कैसे करके ये देखेगा कि ये मेरे लिए शत्रुता की तरफ ले जा रही है ये चीज़, और ये मेरे लिए मित्रता की तरफ ले जा रही है, और मेरा लक्ष्य ये, वो कैसे करके इस चीज़ को देखे, समझे? देखिए, अब इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आप लक्ष्य की बात कर रहे हैं, तो जैसे किसी भी व्यक्ति का जब कोई लक्ष्य निर्धारित होता है तो उस लक्ष्य के मार्ग में आने वाली सारी रुकावटें उसके एक शत्रु के तरह कार्य करती हैं, और जो उस लक्ष्य को प्राप्त करने में उसकी सहायता प्रदान करती हैं वो है उसके एक मित्र के रूप में उसका जो है उत्साहवर्धन करती हैं। तो यही है, आपके जो भी लक्ष्य हैं उसको निर्धारित करके जो भी आपकी रुकावटें आ रही हैं, अपने जो अच्छे आपके विचार हैं या आपका जो लक्ष्य के प्रति समर्पण है उसके हिसाब से आप अपने जो कार्य है, लक्ष्य है, उसके प्रति आप समर्पित रहिए, तो आपका जो है शत्रु अपने आप ही मित्रता के भाव में चेंज होंगे। एक व्यक्ति अगर लक्ष्य बनाता है तो उसके लिए योग्यता की भी आवश्यकता पड़ती है और चरित्र की भी आवश्यकता पड़ती है। आपके लिए दोनों में से कौन सी चीज़ भारी पड़ी जो आपको लक्ष्य तक आपको ले गई? भारी पड़ी या फिर जो सहायक हुई? सहायक।
प्रभारी का अर्थ यहाँ पे सहायक से ही है, सहायता से, हेल्प से। सहायक का मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें मेरा जो सबसे बड़ा वो था, चरित्र ने काफ़ी, जो मेरे कैरेक्टर ने लोगों को मेरी तरफ आकर्षित किया है। जैसे मेरे जो गुरु लोग हैं, जो मेरे को मार्गदर्शित किया है मेरे लक्ष्य के लिए, जैसे राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है मेरे को, NSS में मैंने कार्य किया, तो उसमें जो मेरे गुरुजन थे उनके प्रति मेरा समर्पण भाव, उनको वो है कैरेक्टर अच्छा लगा। जो मेरे दोस्त हैं, दोस्तों ने मेरी अवहेलना की लेकिन मैंने उनके प्रति हमेशा पॉजिटिव व्यवहार रखा, उनको वो अच्छा लगा मेरा कैरेक्टर। तो यही है, कैरेक्टर मेरे लिए मस्ट है, और कैरेक्टर के साथ साथ आपकी योग्यता तो बढ़ती जाती है। जैसे मैंने कैरेक्टर अच्छा रहा तो मेरे आगे एक उपलब्धि जुड़ गई, योग्यता अपने आप आगे की भी, राष्ट्रपति पुरस्कार। ये है, कैरेक्टर मस्ट है, उसके बाद योग्यताएँ तो आपको हासिल होती ही रहती हैं। ये सवाल कम से कम 10 व्यक्तियों से मैंने पूछा है, इस इंटरव्यू तो मैंने नहीं पूछा, लेकिन वैसे इंटरव्यू से हट के पूछा तो लोग योग्यता बताते हैं। इस सवाल से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आपके बहुत खुश हूँ। इस क्षेत्र में आने से पहले और आज में आपको लोग किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ये भी पहले कैसे देखते थे, फिर ये उपलब्धि आपको मिली, फिर आज आपको किस तरीके से? इसका भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता चुका हूँ। जैसे कि आप जब कुछ किसी मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं तो लोग खुद ब खुद उस मार्ग पर आपके लिए कांटे बिछाते हैं और आपको जो है पीछे खींचने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब आप उन रास्ते, उस मार्ग को पार करके अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाते हैं या मंजिल पर पहुंच जाते हैं तो लोग अपने आप पीछे पीछे आपके उस मार्ग को जो कांटे हैं उसको झाड़ू लगाते लगाते आपका स्वागत करने के लिए भी आते हैं। बहुत सुंदर। ये है, तो आपके जो भी कार्य हैं या जो आपके मित्रगण हैं या आपके जो भी चाहने वाले हैं वो हमेशा आपके साथ रहते हैं। लेकिन जब आपको कुछ उपलब्धि हासिल होती है तभी आपके साथ रहते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग की थी तो मेरे पास कोई नहीं था, मेरे जो मित्रगण भी थे, अभी मैंने 1-2 दिन पहले उन मित्रगणों को मेरे पुरस्कार मिलने की खुशी में मैंने उनको जो है अपनी तरफ से ट्रीट भी दी थी। तो वो मित्र मेरे 2016-17 से हैं मेरे साथ में, लेकिन वो कभी मेरे किसी कैंपेन में या किसी भी जो मैंने ऑर्गेनाइज़ किया कार्यक्रम, किसी कार्यक्रम में नहीं आए हैं बढ़ रहा। लेकिन मैं अभी भी उनके साथ हूँ और अभी भी उनका जो है उनको उसी प्रकार से देखता हूँ जिस प्रकार से वह उस टाइम देखते थे। वह मेरे नहीं आए साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज भी वो मेरा सम्मान कर रहे हैं। उस टाइम नहीं कर रहे, उस टाइम कम कर रहे थे। तो यही है, जैसे जैसे आपको उपलब्धि मिलती है लोग अपने आप भीड़ की तरह आपके पीछे लगते हैं और आपका अनुसरण करते हैं। बस आप अपनी योग्यता को प्रूव करें, आपका जो चरित्र है उसको आप पॉजिटिव रखें। काफ़ी विगत वर्षों से आप इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। कभी कभी निराशा के पल भी देखने को पड़ते हैं, लेकिन उस निराशा के पल में अपने आप को पॉजिटिव एटीट्यूड में बनाए रखने के लिए ऐसी क्या चीज़ होती है जो व्यक्ति को रखती है, बनाए रखती है, पॉजिटिव, सकारात्मक बनाए रखती है? देखिए, इसमें भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि कोई भी कार्य करेंगे हम, तो जब उस कार्य के प्रति हम समर्पित हैं और हमको कोई उस कार्य की जो है हमें एक, जैसे हमने लक्ष्य बनाया है और प्राप्त नहीं कर सके उस लक्ष्य को, निराशा आती है, निराशा आती है, व्यवधान आते हैं और हमको बहुत हताशा भी होती है कि हम इस कार्य को क्यों ही करने जा रहे हैं। और इसका आपको मैं बताऊं कि जैसे कि हम किसी भी इंसान को जब हम चाहते हैं और अगर उस इंसान से बात नहीं कर पाएँ उस प्रकार से, तो आपको अंदर से बहुत ही ज़्यादा ऐसा फील होगा कि हम किसी काम के हैं ही नहीं। ऐसे लक्ष्य के प्रति अगर आप किसी लक्ष्य को निर्धारित करते हैं और आप अपने सकारात्मक व्यवहार से उसके प्रति पूरे समर्पित हैं, लेकिन नहीं वो मिल रहा है आपको लक्ष्य, तो आप हताश होकर, निराश होकर आप बैठ जाते हैं कि मैं इसको छोड़ दूं। लेकिन अगर आप उस विचार को अपने सही तरीके से उसको चेंज करके, अगर उस विचार को आपने सकारात्मक सोच से बदलकर उस लक्ष्य की तरफ आपने दोबारा अगर आगे बढ़ने का प्रयास किया, तो देर से ही सही लेकिन वो लक्ष्य आपको ज़रूर प्राप्त होगा। आपके जो उस टाइम विचार आ रहे हैं वो भी बदलेंगे और आपकी लक्ष्य प्राप्ति पे आप खुद उसका आकलन कर सकते हैं कि मैं अगर उस टाइम उन विचारों को अपनाया रहता और लक्ष्य को छोड़ देता तो आज मैं शायद यहाँ नहीं होता। क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो मेरे साथ कोई नहीं था, तो मुझे भी निराशा होती थी कि मैंने कार्यक्रम कर रहा हूँ। जैसे मेरा सबसे ज़्यादा ब्लड डोनेशन पे है जी। ब्लड डोनेशन में 100 लोग अगर आपसे कहेंगे कि मैं आपके रक्तदान शिविर में आ रहा हूँ तो मुश्किल से 10 या 15 पहुँचेंगे जी। हताशा होती है, लेकिन मैंने नहीं छोड़ा, मैंने दोबारा लगाया, दोबारा 10-15 से 20 हुए, 20 से 30 हुए, 30 से 40 हुए, तो मेरे बढ़ते चले गए। लेकिन मैं कभी हार नहीं माना और ऐसे ही करते करते कार्य करते चले गए। तो पॉजिटिव बिहेवियर अपने आप आता है अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं। तो यह है, पॉजिटिव सोच रखिए, आपकी लक्ष्य की भी प्राप्ति होगी और नेगेटिविटी को आप पॉजिटिविटी में भी बदलना सीख जाएंगे जी। बहुत सुंदर। एक भौतिक जगत होता है, एक आध्यात्मिक जगत होता है। हम भारतवासी दोनों में जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ आध्यात्मिक जगत से जी रहे हैं या भौतिक जगत से जी रहे हैं।
वर्तमान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा भौतिकवादी संसार हो रहा है। कहाँ तक ये ले जाएंगे भौतिकता को? ये विनाश की ओर तो कहीं नहीं ले जा रहे हैं। देखिए, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि दोनों ही चीज़ें एक मनुष्य के जीवन के निर्माण के लिए आवश्यक हैं। जी। क्योंकि आप अगर भौतिकता में ही जीते रहेंगे तो आप आध्यात्मिक रूप से और आपके जो अंदर की इंद्रियां हैं और जो आपके जितने भी विकार होते हैं उन पे आप कंट्रोल करना नहीं सीख पाएंगे। आध्यात्मिक दुनिया से जुड़ना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आप भौतिक दुनिया से जुड़े हुए हैं। आपकी जो फिजिकल ब्यूटी है उससे ज़्यादा आपको जो है नेचुरल ब्यूटी से कनेक्टेड रहना ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि नेचुरल ब्यूटी ही आपको फिजिकल ब्यूटी की तरफ आपके लिए जो है एक अलग नज़रिया आपको देती है, जिससे आप सभी से कनेक्ट रह सकते हैं। बहुत सुंदर। आपके प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शक कौन रहे या हैं वर्तमान? देखिए, इसके लिए भी कहना चाहूँ कि जो हमारे सबसे पहले प्रेरणा स्रोत होते हैं वो अपने घर वाले, अपने माता पिता होते हैं जी। उसके बाद आपके गुरु। तो ऐसे ही जैसे मैं स्टार्टिंग से शुरुआत से ही बचपन से ही हमने जो है स्ट्रगल किया है, क्योंकि घर का जो है हर किसी, हम मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो शुरुआत से ही स्ट्रगल किया है। लेकिन शुरुआत से ही स्ट्रगल जब किया है तो इसमें मेरे माता पिता में सबसे ज़्यादा जो है माँ का बड़ा रोल रहा है जी। उन्होंने हर चीज़ को अपने सूझबूझ से, एक गांव के बैकग्राउंड से होते हुए भी सूझबूझ से पूरे परिवार को बांधे रखा और पूरे परिवार के लिए संघर्ष किया। उनके साथ साथ हम लोगों ने भी बचपन से ही संघर्ष किया है और अपने आप को आगे बढ़ाया है हमेशा। तो सबसे पहले तो माता पिता हैं, उसके बाद मेरे घर के भाई बहन जो भी हैं सभी मेरे साथी हैं। उसके बाद मेरे एक गुरु हैं, गुरु के रूप में एनएसएस के कोऑर्डिनेटर हैं यूनिवर्सिटी के, डॉक्टर सोमपाल सिंह जी, वो हैं। उन्होंने मेरे को हमेशा मार्गदर्शित किया। उनके विचार इतने सकारात्मक हैं। देखिए, इंसान में कमियां भी होती हैं। जी बिल्कुल। आप कहें कि मैं ही एक मतलब सकारात्मक आपके सामने बोल रहा हूँ कि सकारात्मक हूँ, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। बिल्कुल। लेकिन आप उन कमियों को ना देखते हुए व्यक्ति के सकारात्मक अगर विचारों का अनुसरण करते हैं और व्यक्ति के सकारात्मकता को देखते हैं जी। तो और उनका अनुसरण करके आप अगर आगे बढ़ते हैं तो आपको वह अपनाना चाहिए। तो मेरे गुरु जो है डॉक्टर सोमपाल सिंह है। मैंने उनके जो सकारात्मक विचार हैं, उन्होंने मेरे सामने जो जो अच्छे कार्य किए हैं, जो जो मुझे बोला है मेरे को आगे बढ़ाने के लिए, मैंने उन सब चीज़ों का अनुसरण किया। तो बहुत ज़्यादा ही रोल मेरे जीवन में उन्होंने निभाया है और मैं उनकी सारी बातों का अनुसरण करता हूँ और धीरे धीरे अग्रसर हूँ मैं अपने जो है आगे लक्ष्य की तरफ भी और अपने जीवन को ऊंचाई पर ले जाने की तरफ। बहुत अच्छी। आपने माता का नाम लिया, पिता का नाम लिया। हमारी भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि माता पृथ्वी से बड़ी है और पिता आकाश से बड़ा है, लेकिन वर्तमान स्थिति ये है कि वृद्धा आश्रमों की संख्या बढ़ रही है। जब व्यक्ति में उपलब्धि आती है तो वो उन्हें छोड़ रहा है। हम आईएएस बन जाएंगे आज, कल पीसीएस, आईएएस पीसीएस बन रहे हैं और ऊंची उपलब्धि पर पहुंच जाएंगे। ये क्या है भारत कि जो अपने माता पिताओं को छोड़ रहा है वृद्धाश्रम? देखिए, इसके लिए भी मैं आपको कहूँगा कि जैसे आपने पूछा था फिजिकल ब्यूटी और नेचुरल ब्यूटी जी। तो इसमें जैसे व्यक्ति है, जैसे मेरी माँ ने मेरे को बड़ा किया, मेरे पिता ने मेरे को इतना सभ्य बनाया, लेकिन जब हम किसी सांसारिक जीवन में प्रवेश करते हैं, जब हमारे जीवन में कोई आता है तो हम उसकी भी बातों का ध्यान रखते हैं। लेकिन हमको उसकी बातों का ध्यान रखते हुए अपने जो संस्कार हैं हमको कभी नहीं भूलना चाहिए जी। अगर हम अपने संस्कारों को भूल जाएंगे तो जो है हम एक पीछे की तरफ धकेले जाएंगे, पीछे की तरफ जाएंगे, प्रकृति हमको हम स्वयं ही पीछे की तरफ धकेल देगी। जैसे आप वृद्धाश्रम करें तो जो बच्चे अपने माता पिता या अपने बड़ों को वृद्धाश्रम में छोड़ते हैं वह धीरे धीरे अपने पीछे अपने उनका जो भी कार्य होता है उसमें पीछे ही चलते चले जाते हैं। तो इन चीज़ों का सामंजस्य अपने जीवन में बैठाना बहुत आवश्यक है और माता पिता का प्रेम कभी कम नहीं होता। माता पिता के प्रति आपका प्रेम भले ही कम हो जाए लेकिन उनका कभी कम नहीं होता। तो आपको भी इस प्रकार से उनके साथ व्यवहार करना चाहिए वृद्धावस्था में कि उनको लगे कि पहले हमने इनको पाला है लेकिन अब ये हमारे बच्चों की तरह, जैसे हमने इन बच्चों की तरह इनका पालन किया है ऐसे ये भी हमारा पालन बच्चे की तरह कर रहे हैं और हमें कोई भी कमी नहीं दे रहे हैं। क्योंकि जब एक एज पे आता है ना व्यक्ति वृद्धावस्था में, उसमें उनको ये लगने लगता है कि बच्चा हमारा ये दूर हो रहा है हमसे। जी बिल्कुल। लेकिन अगर आप उनको उस प्रकार से ट्रीट करेंगे, जैसे आज कल के जो बूढ़े हैं पहले 100 साल जीते थे, 150 साल जीते थे, आजकल 60, 70, 80 ऐसे जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मनोस्थिति, उनके जो मन के विचार हैं वो हमेशा उनको नेगेटिविटी देते हैं
जब उनके बच्चे उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। जी। लेकिन जब वही बच्चे अच्छा व्यवहार करते हैं, जैसे मैंने अभी सोमपाल सर का नाम लिया, जी। सोमपाल सर के जो हैं वो अपनी माताजी को ऐसे रखते हैं जैसे कि एक भगवान को रखता है कोई अपने मंदिर में। जी, वो बहुत अपनी सुंदर। माताजी को, क्योंकि मैं उनके साथ रहा हूँ उनके घर पे जैसे हमारे यहाँ कोई मेहमान आ जाता है, जी। जैसे आप मेरे यहाँ आएंगे तो मेरे घर वाले कहेंगे कि कहाँ से आ गया, कौन आ गया। जी। लेकिन मेरे सोमपाल सर ऐसे हैं, अगर मैं उनके घर पे जाऊँ तो वो अपने बच्चे की तरह मेरा ध्यान रखते हैं। उनके यहाँ कोई मजदूर भी आएगा तो बच्चे की तरह ही उनको खिलाएंगे पिलाएंगे, खुद खाएंगे मेवा तो उसको भी खिलाएंगे मेवा। बहुत सुंदर। ये है उन सोमपाल सर का कैरेक्टर। तो उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा, और उनके जो माता जी का वो अपने भगवान की तरह पूछते हैं उनको, तो वो भी चरित्र मैंने अपनाया है। और अपने आप से ही वादा किया कभी भी ऐसी कोई भी कंडीशन हो जाए लेकिन माँ बाप का साथ कभी नहीं छोड़ना है। और जितने भी लोग मिलते हैं उनको भी मैं यही सुझाव देता हूँ, और आजकल के जो लोग हैं, युवा हैं, उनको भी यही सुझाव देता हूँ कि भौतिक जो आपका भौतिकता जो है उससे ब्यूटी में ना पढ़कर बल्कि आध्यात्मिक क्षेत्र में आप बढ़ें, जिससे आप अपने सभी लोगों का सम्मान करना भी सीखेंगे और माता पिता का हमेशा सम्मान करें। अभी आप कार्यरत हैं, अभी भी आप पुरस्कार के बाद भी काम कर ही रहे हैं। आपने भविष्य में किस क्षेत्र में और ज़्यादा कार्य करने के लिए सोचा है, क्या योजना बनाई है? देखिए, कार्य करना तो आप कह सकते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो एक पुरस्कार को टारगेट करके ही कार्य करते हैं कि मुझे ये पुरस्कार मिलेगा, मैं ये कार्य करूँगा तो मुझे ये चीज़ मिलेगी। लेकिन आप उस पुरस्कार को प्राप्त करने के बाद भी अगर आप निरंतर लगे हुए हैं तो आपका समाज से कहीं ना कहीं आप जुड़े हुए हैं, और समाज के लोग भी आपका कहीं ना कहीं सम्मान करते हैं बाद में भी कि भाई ये व्यक्ति अभी भी लगा हुआ है। और आपको कभी भी अपनी निरंतरता कभी नहीं छोड़नी चाहिए। मैंने आपको बताया कि जब आप किसी चीज़ के लिए रुक जाते हैं करते करते, जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, अगर आप लक्ष्य के बाद रुक गए, जो आपके मतलब आपके नेचर में है, आपने अपने अंदर संभाल लिया कि मेरे को ये कार्य करना ही करना है, लेकिन अगर आप रुक जाते हैं तो आप वहीं पर थम जाते हैं, आपकी जो है प्रोग्रेस नहीं होती है, आप आगे कभी नहीं बढ़ सकते। इसलिए मेरे कार्य भी जारी हैं और धीरे धीरे अपने लक्ष्य के प्रति भी मैं समर्पित हूँ। लक्ष्य जो मेरा दूसरा लक्ष्य है उसके प्रति भी मैं अग्रसर हूँ, और जीवन के नए नए आयाम तो आते रहेंगे। बिल्कुल। लेकिन समाज सेवा जो है एक जहाँ उसने मेरे पर गहरा असर छोड़ा तो वो भी चलती रहेगी। राजनीति का क्या प्लान है? देखिए, एक समाज सेवा वो भी है। समाज सेवा होती है राजनीति, लेकिन अभी तो ऐसा कोई प्लान नहीं, क्योंकि राजनीति बहुत बड़ा दलदल है जी। तो उस दलदल से हम कभी भी, मैं जो है राजनीति में अभी तो कोई भी प्लान नहीं है, और कुछ भी मेरा ऐसा सुझाव भी नहीं। जो यहाँ पे राजनीति होती है, जहाँ पे राजनीति की बातें होती हैं, मैं वहाँ खड़ा होना भी पसंद नहीं करता क्योंकि मैं समाज के लोगों के बीच रहना चाहता हूँ, समाज के लिए ही कार्य करना चाहता हूँ। जी। हर व्यक्ति सफल होना चाहता है जीवन। कोई कहता है बहुत रुपया मेरे पास आ जाए, कोई कहता है बहुत गाड़ी बंगला हो जाए, फार्म हो जाए मेरे पास, या योग्यता हो जाए। आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? देखिए, सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। एक अपने आप को जो है समाज में आप एक अच्छे नागरिक कहलाने के लिए आपके पास अच्छा व्यवहार भी होना ज़रूरी है। आपकी एक अच्छी जो है समाज के स्तर से, जिस समाज में आप रह रहे हैं उस समाज के स्तर से रहना भी आवश्यक है। जी। जैसे आप हाई लेवल में रह रहे हैं तो आपको उसकी तरह मेंटेन करना होता है, आप लो लेवल पे रह रहे हैं तो आपको उसकी तरह, लेकिन सभी लोगों से कनेक्टेड रहना ये सबसे मस्ट है। जी। आप चाहे कहीं भी रहें, लेकिन अगर आप सभी लोगों से जुड़े हुए हैं तो वह आपके जो है चरित्र को दर्शाता है। बहुत सही। आप इतने अच्छे से जवाब दे रहे हैं, आप युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं, समाज के लिए बहुत कुछ दे रहे हैं। ग्रेट मंत्रा के लिए 2 लाइनें। ग्रेट मंत्रा, जैसे आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया है उसके लिए तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप युवाओं को भी मंच दे रहे हैं, और जो नए युवा हैं जो YouTube के माध्यम से दिन भर इधर उधर की चीज़ें देखते रहते हैं, वो अगर आपकी वीडियो पे आएंगे तो कुछ ना कुछ सीख के भी जाएंगे जी। उसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और आपको बहुत बधाई भी देता हूँ कि आपने एक इनिशिएटिव लिया है जो युवाओं को एक नई ऊर्जा की तरफ ले जा रहा है, और नए नए जो है आयाम स्थापित करते हुए आपके जितने भी नए युवा आपसे जुड़ेंगे वह कुछ ना कुछ अच्छा ही कार्य करेंगे, नई ऊर्जा के साथ कार्य करेंगे। युवाओं के लिए 3 ऐसे शब्द जो उनके लिए इस उम्र में नकारात्मकता की ओर ना ले जाके सकारात्मकता की ओर ले जाएं, ताकि वे अपने जीवन में कुछ कर सकें। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आप एक लक्ष्य निर्धारित करें जी। उस लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें और उसको बीच में ना छोड़ें। निरंतरता, समर्पित और लक्ष्य, ये 3 आपके 3 चीज़ें। आपने ग्रेट मंत्रा के लिए समय निकाला, इसका आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
और सभी दर्शकों को ग्रेट मंत्रा परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सकारात्मक बनाए रखे, ईश्वर आपको हमेशा नए नए आयाम पे चढ़ने के लिए मौका दे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।